गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 9 अगस्त 2023 है। टोटल दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जियो पॉलिटिक्स में नए कॉमर्स के क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में, जो जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा क्लाइमेट इवेंट और उसके लिए अर्बन हेल्थ, इसको कनेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है, ये हमारा जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि अभी जो नई जियो पॉलिटिक्स इमर्ज हो रही है वर्ल्ड में, डिफरेंट टाइप के सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के कारण, इंडिया रशिया के ट्रेड रिलेशन के कारण, और बाकी जितने भी वैगरीज वर्ल्ड में क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें किस टाइप के नए कॉमर्स की ज़रूरत है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अभी आप देख रहे हो कि इंडिया अपने आप में एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में, और ये काफ़ी एविडेंट भी है। 2018 के बाद देखो कि इंडिया की मार्केट कितनी बड़ी हो गई है। लगभग 23 एडवांस और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना जो ट्रेड है वो डॉलर में न करने के बजाय जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टिकुलर लोकल करेंसी है उसमें करने के लिए इंडिया के साथ में स्वैप एग्रीमेंट साइन किए हैं। और मेनली जो ट्रेड सेटलमेंट है वो अपना लोकल करेंसी में ही सेटल किया जाएगा। और रुपी को एज ए इंटरनेशनल पेमेंट के ऊपर पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन रुपी के लिए हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। आप देखो कि जो इंडियन रुपी है, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे स्टार्ट हुआ था तो वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे रशिया के ऊपर, तो हमने रशिया के साथ में जो क्रूड ऑयल के ट्रेड हैं वो रुपये में हमने स्टार्ट किए थे। 2022 के स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मेनली जो सैंक्शन थे यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वो डायरेक्टली ही टारगेट कर रहे थे रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम को। तो उससे क्या हुआ कि जो रशिया, देख रहे हो कि कितना बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, 212 मिलियन टन जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है हमने वहाँ से किया, और इंडिया भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा रशिया को। तो यहाँ पे ये चीज़ देखी गई कि जो सेटलमेंट ऑफ द पेमेंट सिस्टम है वो इंडिया और रशिया कैसे करेंगे, कि हम रुपये में करें वो रूबल में करें। दोनों कंट्रीज़ ने अपने ट्रांजैक्शन में लोकल कंट्रीज़ में स्टार्ट कर दिए। और जब पेमेंट की बात आई तो एक रुपी वोस्त्रो अकाउंट है जहाँ पे कि हमारा रुपी वहाँ पे किया जा सकता है रशिया में, और रूबल इंडिया में पे किया जा सकता है। उसके लिए एक वोस्त्रो अकाउंट है जो दोनों कंट्रीज में बैंक सेटअप किए गए, उसके द्वारा जो ऑथराइज डीलर है वही उसकी पेमेंट करते थे। और उससे क्या हुआ कि जो दोनों कंट्री में पेमेंट सेटलिंग का सिस्टम है वो आसान हो गया, और इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी मतलब आसान हो गए। हम वहाँ से हमें तेल लाना, और सेम जो हम पे कर रहे हैं वो रुपी वोस्त्रो अकाउंट में किया जाने लगा, और सेम रशिया ने हमारे साथ में रिपीट किया। तो उससे ये हुआ कि जो पेमेंट सिस्टम है दोनों कंट्रीज़ में वो ठीक हो गया, क्योंकि इंडिया कितनी ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, वहाँ से मिनरल फ्यूल ला रहा है, क्रूड ला रहा है, ऑयल ला रहा है। और इवन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 ट्रम मिसाइल है, उसका भी पेमेंट हमने रुपी वोस्त्रो अकाउंट के तहत अपनी लोकल करेंसी में ही किया। और जितना भी एक्सपोर्ट था इंडिया से वो भी रुपये में पे किया जाने लगा, और इसी रुपी वोस्त्रो अकाउंट के तहत। और सेम कोरस्पॉन्डिंग बैंक जो रशिया में सेटअप था उसने वहाँ पे सेटलमेंट किया, और सेम इंडिया में जब रशिया हमसे कुछ परचेज करता है तो हमने सेटलमेंट किया। अब शुरुआत में ये लगा कि जो सेटलमेंट है काफ़ी अपने आप में फुल प्रूफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे आई जब रशिया का ट्रेड सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया इंडिया, क्योंकि हम ज़्यादा क्रूड ऑयल ला रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है। जैसे आप देख सकते हो कि 2021-22 में 3.42 बिलियन जो ये ट्रेड हमारा हुआ था, इसमें सरप्लस है रशिया का। तो उसमें क्या होगा कि रशिया ने देखा कि यार रुपी तो हम ज़्यादा लेंगे तो रुपी की वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रुपी एक इंटरनेशनल करेंसी नहीं, इंटरनेशनल करेंसी है जो मेनली डॉलर है, यूरो है, येन है, युआन है। ये कंट्री इंटरनेशनल करेंसी है जहाँ पे किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो वहाँ पे लगा कि नहीं, रुपी ग्लोबल करेंसी जो हायरार्की है उसमें बहुत ही नीचे आता है, कि रुपी को आप बाहर तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसके कारण दिक्कत आ रही। दूसरा क्या था कि रुपी आपने देखा कि डॉलर के प्रति बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट भी हो रहा था, 80-85 के आसपास रेट चला गया था। तो उसमें यही हुआ कि इंडिया अभी दिक्कत फेस करने लगा कि अभी जो पेमेंट है वो कैसे करें। तो इसमें कुछ ऑप्शन बता रहा राइटर की क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये था कि जब देखो आप, डॉलर और यूरो तो परमिशेबल है ही नहीं, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। और उस टाइम जो एक इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है, स्विफ्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया से हम किसी दूसरे कंट्री में पेमेंट करना चाह रहे हैं तो स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू मैसेज आएगा, और उस मैसेज के थ्रू ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होते हैं। इसमें कोई एक्चुअल मनी नहीं होती, बट उससे अथराइज वो मिल जाता है कि हाँ इस कंट्री का ट्रांजैक्शन है वो सेटल करना है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या हुआ कि जो रूबल है उसमें परचेज किया जाए, लेकिन रूबल भी क्या था, बहुत ही वोलेटाइल है मार्केट में, क्योंकि रशिया की मार्केट ओबियसली वोलेटाइल है कि वॉर के कारण बहुत सारे कंट्री उससे ट्रेड नहीं करना चाह रहे।
तीसरा क्या था कि कुछ मीडिया ने रिपोर्ट दिया था इंडिया में कि जो इंडियन रिफाइनर हैं वो पेमेंट कर रहे हैं, रशियन ऑयल जो हम परचेज कर रहे हैं वो चाइनीज युआन में कर रहे हैं। तो मतलब ये तो बहुत ही वो थी कि चाइना की युआन करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, न कि हमारा इंटरनेशनलाइज ऑफ द रुपी होगा। तो एक ये वाला ऑप्शन बताया कि हम युआन में पेमेंट कर रहे हैं। और युआन के लिए रशिया एग्री भी हो गया, क्योंकि युआन तो अपने आप में एक इंटरनेशनल करेंसी है जो IMF के द्वारा जो 5 करेंसी हैं उनमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है। लेकिन वही हुआ, क्योंकि रसिया जो ऑयल चाइना में बेच रहा था उसमें भी युआन में पेमेंट लेगा, वो अच्छी बात है वो तो। और सेम बोला इंडिया अगर तेल ले रहा है हमें तो भी आप युआन में पेमेंट कर दो। और इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा कुछ पास्ट में भी हुआ है क्या कि इस टाइप के एग्रीमेंट। अब पास्ट में जाते हैं कि आप देखो कि जो इसी तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट थे इंडिया और रशिया के 1950 में। 1950 में क्या सिचुएशन थी वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें USSR और US से एक कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट 2 घड़ों में वर्ल्ड बटा हुआ था और इंडियन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जो हम रशिया के साथ ट्रेड करते थे, जो सोवियत यूनियन थी उसके साथ में भी हमने अपनी लोकल करेंसी में की। और क्योंकि यूरोप तो लार्जली मेन था कि यूरोप वाले अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे थे और बाकी कंट्री स्पेशली USSR के साथ में इंडिया ने अपना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया और हमने एक अपना रुपी में ही वहाँ से मर्केंडाइज और जितना ट्रांजैक्शन था दोनों कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया। ये एग्जाम्पल भी दिया कि जब रशिया यहाँ पे भिलाई में जो स्टील प्लांट है वो सेटअप किया तो उस टाइम पे वही हुआ, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाए थे कि इसमें आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमने आपस में लोकल करेंसी में किया। और जो सोवियत यूनियन से जितना हमने लोन लिया था ड्यूरिंग दैट आवर क्राइसिस, तब भी हमने अपने ही रुपी वाली डिनोमिनेटेड करेंसी में ही लिया गया। तो दिक्कत वही हुई कि लास्ट में जब फिर से जैसे आज के दिन सिचुएशन है कि ट्रेड सरप्लस है, तब भी वही हुआ कि ट्रेड सरप्लस बहुत ज़्यादा हो गया सोवियत यूनियन के साथ में हमारा, तो उसमें दिक्कतें आई वहाँ पे। और अभी आप देखो कि 1971 में जब डॉलर बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए, तब ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो गई, क्योंकि जो रूबल है रुपी है उस टाइम पे ऑल्दो रेट ये था, बट जो रूबल था डॉलर के आने के बाद में रूबल मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर ही हो गया था। मतलब फिर से डॉलर की तरफ वर्ल्ड की कंट्री हैं उनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पे। और दिक्कत कहाँ हुई, जब बाल्कनाइजेशन ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ये क्या होता है, जो USSR था USSR को कई टुकड़ों में बट गया। आप ये कंट्री देखो अभी, यूक्रेन का एग्जाम्पल हो, स्वीडन का एग्जाम्पल हो, कजाकिस्तान हो गए, सारे कंट्री USSR का पार्ट थे। लेकिन 1991 में जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उस टाइम USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन के बाद में रशिया तो अपने आप में एक अलग ही कंट्री खड़ा हो गया। तो जिसके साथ में क्योंकि हमारे जो एग्रीमेंट थे वो तो एक न्यूट्रल एंड हो गए, मतलब इस टाइम पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, एंड तो होना ही था नेचुरली। तो फिर हमें डॉलर की तरफ झुकना पड़ा। लेकिन जो पास्ट की प्रॉब्लम है उसमें राइटर कह रहे हैं कि जो आज के दिन जियो पोलिटिकल सिनेरियो उससे थोड़ी सी अलग, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि पास्ट के टाइम में आप देखो कि सिर्फ 2 कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में वर्ल्ड बटा हुआ था, लेकिन आज के दिन देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है और आपस में कॉम्प्लेक्स ट्रेड रिलेशनशिप है, जिसमें आप एक और दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करना और न करना आपकी खुद की चॉइस से बहुत ज़्यादा प्रिय है। अब यहाँ पे देखो जो रशिया के जो सरप्लस हैं उसका ट्रेड अगर युआन में किया जाएगा, क्योंकि जो कि प्रिवेलेंसी रुपी अकाउंट है उसमें ये मना कर रहा है, तो युआन में किया जाएगा। तो रशिया कह रहा है ये एक उनके लिए कन्वीनियंट स्टेप है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स कंट्रीज़ में क्या था कि जो चाइनीज़ करेंसी है वो नॉन चाइनीज़ मेंबर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो ये दिक्कत नहीं थी। बट ये कह रहे हैं कि जो युआन है वो तो चाइना की करेंसी है, अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो हमारा इसके साथ में ट्रेड वो हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कि इंडिया की और भी एग्जांपल देख लो कि जियो इकोनॉमिक्स में जैसे UAE के साथ में हमने रुपी दिराम किया, इसमें भी हम अपना इंडिया का रुपी और वहाँ की दिराम मतलब लोकल करेंसी में करना चाह रहे हैं। और इसके करने के फ़ायदे क्या होंगे कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होगा वो आसान हो जाएगा, क्योंकि रेमिटेंसीज देखो मोर देन 60% रेमिटेंसीज हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं, तो वहाँ से रेमिटेंसीज आए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल फ्लो कहीं भी कंट्री में दोनों में आपस में लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपस में जो एक्सचेंज रेट के रिस्क हैं इंडिया के और बाकी कंट्री के साथ में, तो हमें एक्सचेंज रेट के टाइम डॉलर में पे करना पड़ता है, तो उस एक्सचेंज रेट से हम बच सकते हैं और हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो डॉलर पेमेंट की बात करते हैं, जब क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, मिनरल ऑयल UAE मंगा रहे हैं, वो हमें डॉलर में पे नहीं करना पड़ेगा, हम उसको रुपये में पे कर सकते हैं। और उसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, जो पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम है वो अपने आप में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ मनी आसान हो जाएगा। आप एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हो कि 3.5 मिलियन इंडियन कम्युनिटी रहती है, जो कि हमारा टोटल रेमिटेंस का 18% मतलब बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिया में आता है।
अब और भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं कि इंडोनेशिया के साथ भी हम सेम नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं कि जो रुपया है, इंडोनेशिया की लोकल करेंसी, वहाँ का रुपया और इंडिया के रुपये, हम इसके अपने जो ट्रांजैक्शन होंगे लोकल करेंसी में करेंगे। अब आप देख सकते हो कि इन कंट्रीज़ में जितने लोग काम करते हैं तो वहाँ पे जो करेंसी कमाई जाती है काफ़ी हार्ड है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तक किसी करेंसी में आपका पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं होता आप उसमें ट्रेड करने में दिक्कत आएगी। और यहाँ पे एग्जांपल दिया रशियन रूबल में, क्योंकि सेम रशियन रूबल में हो गया, रशिया ने मना कर दिया कि आप युआन में करो, हमारे रुपये इतना काम का नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आती है जिसके कारण पूरी चीज़ें डिसरप्ट हो सकती हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। पहले क्या हुआ था, पहले क्या था कि जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं इन्होंने अपनी हेजमनी स्टेब्लिश की, स्पेशली करेंसी सिस्टम पे। आप IMF का एग्जांपल हो, वर्ल्ड बैंक का एग्जांपल हो, WTO का, इनमें जितने ट्रांजैक्शन होते हैं इन्होंने डॉलर को ही बहुत ज़्यादा वर्चस्व दिया, डॉलर को, यूरो को, तो उन्होंने पूरा इसको करेंसी को डोमिनेट कर दिया। अब जैसे इंडिया के रुपये हो गया, यहाँ पे रसिया का रेबल, चाइना का युआन, UAE का दिरहम और इंडोनेशिया का रुपया, ये अपने आप में यही दिखा रहे हैं कि लोकल करेंसी में ही ट्रांजैक्शन को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और इससे क्या है कि जो जितना भी जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल टर्न हो रहा है, इसमें जो साउथ की कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल नॉर्थ है जो नदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री है, एज वेल एज डेवलप्ड कंट्री है, और ग्लोबल साउथ जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री है। तो ग्लोबल साउथ रेडी है कि हम तो आज की सिचुएशन में लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन करेंगे, और जितना पेमेंट सिस्टम है वो हम अपनी करेंसी में करेंगे, न कि जो हेजेमनिक करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, उसमें नहीं करेंगे। तो उससे ये हुआ कि हम जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और बाकी जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसका वर्चस्व भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे म्यूचुअल सेटलमेंट है जो ट्रेड के, जैसे इंडिया और रशिया का एग्जांपल लिया, इंडिया और UAE का एग्जांपल लिया, ये अपने आप हम इसमें करेंगे, न कि हम आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस होंगे। अब राइटर ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल डिफरेंस है उसमें और इकोनॉमिक डिफरेंस में, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस तो हमारे चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गलवान वाले में, फिर हमारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलता है, उसके कारण हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। बट पॉलिटिकल डिफरेंसेस को आप साइड में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जियो इकोनॉमिक्स है वो उसको ओवरकम कर रही है। अल्टीमेटली आज के दिन क्या है, आज के दिन कैपिटलिज्म मतलब मार्केट सिस्टम, आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स वेब सिस्टम बोलते हैं इसको, कि यू हैव टू लव इफ़ यू हेट योर फ्रेंड यू नीड टू लव, मतलब आप कितनी नफरत कर लो आपको उससे पसंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो तार हैं पूरे कनेक्टेड हैं, आप वर्ल्ड में ट्रेड से आइसोलेट हो ही नहीं सकते। अब यही है कि जो नई बिगिनिंग है फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में, क्योंकि लोकल करेंसीज में हो रहे हैं, तो साउथ वाले खुद रेडी हैं, जो ग्लोबल साउथ के, कि जो हेजिमेनिक और एक्सप्लोइटेटिव करेंसी के द्वारा एंजॉय किया गया नॉर्थ वाला, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, हमारे म्यूचुअल ट्रांजैक्शन सारे इसमें ही सेट करेंगे। तो पूरा आर्टिकल हमने इस पर डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट इवेंट के ऊपर है, और इसी को लिंक किया गया है कि अर्बन हेल्थ में क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि आप मीडिया में देखो कितनी दिन रात खबर आती है कि मानसून सीज़न में ये हुआ, जैसे यमुना का एग्जांपल, यमुना में फ्लड बढ़ गई। उसके अलावा और भी एग्जांपल दिए, एक बिपार जो एक साइक्लोन आया था अरबियन सी में जून में, उसका कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वेस्टर्न इंडिया में हुआ। असम में फ्लड तो एक रेगुलर फिनोमेना ही हो गया, और यमुना वाला तब की बार बहुत ज़्यादा कि दिल्ली के लोगों की लाइफ कितनी बदतर हो गई थी, और वहाँ पे उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा था। तो अब यही कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकर्स को इन चीज़ों में सोचना पड़ेगा कि क्लाइमेट की कितनी ज़्यादा वैगरीज बढ़ती जा रही है, और उसका जो डिवास्टेशन हो रहा है उसके ऊपर क्या क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ तो हो ही जाती है, जैसे यमुना का एग्जांपल हो कि 1 महीने तक लोग परेशान रहे, लेकिन जैसे ही पानी रिसीड हुआ तो लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वो तो आगे लाइफ में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जैसे वाटर से रिलेटेड है, वेक्टर बोर्न डिजीज़, जो उस टाइम पे वेक्टर के द्वारा जितनी भी डिजीज़ हैं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये डिजीज़ तो ओबियसली लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करनी है, स्पेशली इन द रेन अफेक्टेड एरिया, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा जमा होगा वहाँ पे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो वाटर और वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ही एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, इस टाइप का जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फैक्टर होते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट इवेंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो रहे हैं। देखो आप, ड्रोट एक्सट्रीम हो रहा है, फ्लड एक्सट्रीम हो रहा है, कभी रेन की इंटेंसिटी बढ़ गई, साइक्लोन्स आ रहे हैं, हीट वेव आ रही है। तो उसमें वही कह रहा है कि जो हाउस होल्ड है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में कहीं भी देख लो, और स्पेशली जो लेस डेवलप है, कहाँ पे लेस डेवलप, जैसे स्लम का एग्जांपल है धारावी स्लम एरिया का आप देख सकते हो, फिर भीलवाड़ा का एग्जांपल दे सकते हो। जितना भी स्लम एरिया है अर्बन सेटलमेंट के जो आउटर साइड में जितने लोग रहते हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा
वल्नरेबल है। और उस वल्नरेबल ग्रुप के कारण क्या होगा, क्योंकि मेनली क्या है, वो पॉवर्टी में रह रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में रह रहे हैं, तो उनकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट तो है नहीं, तो क्लाइमेट की वैगरीज बढ़ेंगी तो उनको नुकसान ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे एक डिजीज़ वल्नरेबिलिटी के ऊपर स्टडी करते हैं। एक इंडियन जर्नल ऑन द पब्लिक हेल्थ, इसने एक रिपोर्ट निकाली थी कि किस टाइप के हाउस होल्ड हैं वो क्लाइमेट लेड इवेंट, मतलब क्लाइमेट के द्वारा फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, रेन हो गई, हीट स्ट्रोम हो गए, इनके द्वारा कौन लोग ज़्यादा इम्पैक्ट हैं। तो इसने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। सबसे पहले कि जो हाउस होल्ड जो बहुत ही ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिकली पुअर हैं, वो तो एक तो वल्नरेबल, ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कोपिंग कैपेसिटी कम होती है। जब आपके पास प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं, फॉर एग्जांपल आपके पास घर ही नहीं है, स्लम में रह रहे हो, तो आप ज़्यादा वल्नरेबल हो जाओगे डिजीज़ के प्रति। सेकंड क्या होगी, इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पास ट्रीटमेंट कराने के पैसे नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात आप ज़्यादा वल्नरेबल होगे, स्पेशली मलेरिया के। दूसरा क्या है, अर्बन हाउस होल्ड वाले ज़्यादा हैं रूरल के प्रति। यहाँ पे आपको लग रहा हो अर्बन में तो फैसिलिटी ज़्यादा है, नहीं, फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन आप ये देखो ना कि अर्बन में ही लिविंग कंडीशन स्पेशली जो स्लम वाले हैं उनकी कितनी ख़राब है। वहाँ पे प्रॉपर न हाइजीन वाली सुविधाएं न सैनिटेशन वाली सुविधाएं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। डेंगू का एग्जाम्पल हो, कितनी बार दिल्ली में इसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट हो जाता है कि वहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, और फिर वहाँ के हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो डेंगू और मलेरिया यहाँ पे यही बता रहा है कि कुछ स्टेट तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, स्पेशली मानसून सीजन में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, तो उस टाइम पे ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन हाई अलर्ट पे रहता है और इन डिजीज़ को कंटेन करना चाहता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि इन डिजीज़ को अभी जो स्प्रेड हो रही है उसको रोकने के लिए एक अपने आप में एक सिस्टमेटिक और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी सिर्फ एक स्टेट तक लिमिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल दिल्ली में मलेरिया फैल रहा है, तो नियर बाई स्टेट्स हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ भी तो आएगा। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि इसको कंटेन किया जाए। और दूसरा क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ द पीपल है, ऑब्वियस सी बात है कि माइग्रेशन इंडिया में नियर बाई 30% पीपल जो इंटरनल माइग्रेट होते हैं, तो वो एक आदमी को मलेरिया हुआ दूसरे स्टेट में जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो मच्छर वहाँ का काटेगा तो उसको मलेरिया फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, कि उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अनप्रडिक्टेबल एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट तो होंगे ही होंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि फ्लड है, जैसे हैदराबाद में फ्लड आई, असम में फ्लड रेगुलर फिनोमेना हो गया, कहीं क्लाउड ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, यमुना वाला एग्जांपल आप देख लो, फिर हीट स्ट्रोम आएंगे गर्मी के टाइम पे। तो ये इवेंट तो अपने आप में बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं। तो हमें जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इतना रिजिलेंट बनाने की ज़रूरत है कि जितनी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके ऊपर ध्यान रखा जाए, डिजीज़ को न फैलने दिया जाए। और स्पेशली कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है, जो अर्बन के स्लम्स हैं, पेरी अर्बन, जो अर्बन के बाहर की साइड में जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी इस टाइप की हेल्थ इमरजेंसी आए तो हम उसमें टाइमली रेस्पॉन्ड कर सकें, उसके अगेंस्ट में पहले से ही तैयार रहें, क्राइसिस को डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं होने दें। क्योंकि जो चेंजिंग पब्लिक हेल्थ नीड है उसके हिसाब से हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, और स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर में, और अर्बन लोकल बॉडीज़ को यहाँ पे एम्पावर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ऑल्दो इसने बहुत बढ़िया काम किया है, बट फिर भी देखो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास रेवेन्यू इतना कम है कि अपने आप में उनके पास कंस्ट्रेन है, फंड जनरेटिंग कैपेसिटी कम है। तो उसमें ये ज़रूरत है कि फाइनेंस कमीशन ने कितनी बार रिकमेंडेशन दिए कि अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडी जो पंचायत सिस्टम है उनको आप एम्पावर करो, ताकि वहाँ का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वो अच्छा हो जाए। तो उसको हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है। कोविड-19 का एग्जांपल दिया जाता है कि कोविड-19 में आपने देखा कि हेल्थ सिस्टम के कितनी ज़्यादा मतलब वीकनेसेस सामने आई, लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, हॉस्पिटल के बेड्स नहीं थे, लोकल बॉडीज़ के पास फंडिंग ही नहीं थी, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम तो पूरा कोलैप्स ही हो गया था। तो कितना आप देखो कि क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, फ्रेगमेंटेड सिस्टम, उसको अपने आप में एक इंटीग्रेटेड करने की ज़रूरत है। अब अर्बन में एग्जांपल हो, अर्बन में एक अर्बन लोकल बॉडीज है, फिर इसमें एक मेयर है, मेयर के पास पूरी पावर नहीं है, फिर यहीं पे स्टेट का इंटरफेरेंस हो जाता है, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, बाकी से आती है। तो इतना ज़्यादा मल्टीपल एजेंसीज़ हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो उससे क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के डोमिनेंस के कारण जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें फैसिलिटी लोग अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
एक ध्यान देने की ज़रूरत है, ये कोविड-19 में पूरा एक्सपोज हुआ था। और मेन किन चीज़ों में फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि हमें फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ फैल रही है तो डिजीज़ का पूरा सर्विलांस होना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जो डाटा इकट्ठा हो रहा है कि कितने टाइप का मलेरिया फैल रहा है, कितने टाइप का टाइफाइड फैल रहा है, या और कोई डिजीज़ फैल रही है, कोई वेक्टर बोर्न है, कोई वायरस के द्वारा कैसे भी है, तो उसको प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स क्या होंगे। अभी रिसेंट एग्जांपल लो कि आई फ्लू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, तो इस टाइप की डिजीज़ और ज़्यादा एग्जेजरेट हो रखी हैं, हो रखी हैं और होती जाएंगी फ्यूचर में। तो इसको बहुत ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत है। कौन कौन सी ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, हेल्थ सिस्टम के ऊपर रेगुलेशन करने की ज़रूरत है ताकि हर एक आदमी को एक्सेसिबल अफोर्डेबल एक हेल्थ की सुविधाएं मिल सकें। सर्विलांस सिस्टम की यहाँ पे बात की गई, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस जो हमने प्रोग्राम बनाया था कि जो डिजीज़ होंगी उसको पूरा इंटीग्रेटली स्टडी किया जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन सभी हॉस्पिटल में शेयर की जाएगी। तो वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ और क्लाइमेट जो सिस्टम है वो तो अपने आप में बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डिजीज़ कंट्रोल है कि भाई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट है, फिर ये काम नहीं करेगी, बल्कि हॉरिजॉन्टल और इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है ताकि आपस में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाए और फ्यूचर में इस चीज़ को अच्छे से एड्रेस किया जाए। जो फ्रंट लाइन वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर्स कौन होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिज हो गए, सेवा वाले हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत है और इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है ताकि डिजीज़ मैनेजमेंट में दिक्कत ना आए और अपने आप में एक इस टाइप का कैडर बना दे अर्बन एरिया में स्पेशली कि जब भी कोई डिजीज़ फैलेगी तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया जाए। क्योंकि इसके लिए चाहे कम्युनिटीज़ हों या हेल्थ सिस्टम हो, सबको अकाउंटेबल होने की ज़रूरत है। और इंटीग्रेशन से ही क्या होगा कि हमारा जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम है और पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सकता है और बाकी चीज़ें भी इससे एड्रेस होंगी। क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले देखो कि जो एडेक्वेट ट्रेंड वर्कफोर्स है इसकी हमें दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो उसको मैनेज किया जा सकता है। थर्ड क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, अब रूरल एरिया में देखो डायग्नोसिस वाली चीज़ें नहीं है, उसको फिर एडवांस ट्रीटमेंट वाली चीज़ें नहीं है। तो अगर पूरा ये इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो सकती हैं। क्योंकि इंडिया में ऑब्वियस सी बात है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट है। कैसे, जैसे मैंने बताया कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रूरल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर टू वो है कि 1500 के आसपास है और ये वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 1:1000 होना चाहिए डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो। तो यहाँ पे कितनी शॉर्टेज है। नर्सिस के पास पूरी उनकी ट्रेनिंग एडवांस होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इवेंट हैं ये तो आगे जाके बढ़ेंगे ही। IPCC रिपोर्ट भी कह रही है, बाकी रिपोर्ट भी यही कह रही हैं, लेकिन हमें अपनी अप्रोच अच्छी करेंगे तो इससे पूरी तरह से हैंडल किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये था आज का एडिटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।